स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जेआरसी, जीडीसी, केबीएस, एनबीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो पहले सवाल में आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा उपन्यास जो है वो विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित है। ए कह रहा है चक्रव्यूह, बी अपने अपने चेहरे, सी धूप छाही रंग और डी कह रहा है कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित इनमें से कौन सा उपन्यास है। तो अगर विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास देखा जाए तो उपन्यास का नाम चक्रव्यूह है। विकल्प ए सही हो जाएगा और इस उपन्यास के लेखक श्रवण कुमार गोस्वामी हैं। आते हैं सवाल नंबर दूसरे पर। दूसरे में कह रहे हैं कि रीतिकाल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। अतः निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है। ए कुलपति मिश्र, बी देव, सी मतिराम और डी चिंतामणि। तो आपको इस सवाल का जवाब देना है कि इनमें से वो कौन सा कवि है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है। कुलपति मिश्र, देव, मतिराम या चिंतामणि। तो दूसरे का उत्तर आपको बताना है। तो दूसरे का उत्तर विकल्प सी जो है वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। मतिराम की गणना जो है वो नहीं होती है। आते हैं सवाल नंबर तीसरे में। तीसरे में करें कि मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों की पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो आपको ये बताना है कि मानव प्रवृत्तियों तथा मनोविकारों की पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है। ए विशाख, बी कामना, सी सज्जन और डी प्रायश्चित। तो आपका ये उत्तर जो है बताना है कि इसमें उत्तर कौन सा सही होगा। विशाख होगा, कामना, सज्जन या प्रायश्चित। तो तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा। तीसरे का उत्तर हो जाएगा कामना जो है जिसमें मानव प्रवृत्तियों तथा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि जो है वो की गई है। वो नाटक इनका कामना है। बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। चौथे में कह रहे कि रामविलास शर्मा की पुस्तक है। आपको बताना कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो रामविलास शर्मा की है। ए आलोचना के प्रतिमान, बी प्रेमचंद और उनका युग, सी नई कविता और डी कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी रचना जो है वो रामविलास शर्मा की है। तो प्रेमचंद और उनका युग ये रचना जो है वो रामविलास शर्मा की है। तो चौथे का विकल्प बी जो है उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर पाँचवें में। पाँचवें में कह रहा है कि अभिजात वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक की विषय वस्तु है। ए कह रहा है कैद, बी अलग अलग रास्ते, सी अंजो दीदी और डी कह रहा है उड़ान। तो आपको बताना है कि इसमें से उत्तर कौन सा सही होगा। कैद होगा, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी या उड़ान होगा। तो पाँचवें का उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, अंजो दीदी। बात करते हैं सवाल नंबर छठवें की। छठवें में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है। छठवें में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है। ए भाग्यवती, बी परीक्षा गुरु, सी नूतन ब्रह्मचारी और डी श्यामा स्वप्न। तो छठवें का उत्तर बताइए कि किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन जो है वो किया गया है। तो वो उपन्यास का नाम परीक्षा गुरु है। तो विकल्प बी जो है उत्तर छठवें का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर सातवें में। सातवें में कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंचबिडाल में शामिल नहीं है। तो सातवें का उत्तर आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंचबिडाल में शामिल नहीं है। ए आलस्य, बी हिंसा, सी चिकित्सा और डी अहंकार। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वो पंचबिडाल में शामिल नहीं है लेकिन शुक्ल जी के अनुसार। तो अहंकार जो है वो पंचबिडाल में शामिल नहीं है। विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। पंचबिडाल में आलस्य है, हिंसा है, चिकित्सा है, काम है और मोह है। ये कुल 5 जो है पंचबिडाल में शामिल हैं। सवाल नंबर 8वें में कह रहा है कि हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है, कुछ और जाति का अहंकार हो रहा है।
आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। उपरोक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्धृत है? तो आपको ये बताना है कि यह किस रचना की भूमिका से लिया गया है। ए प्रिय प्रवास, बी के जगह पर सी हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो जाएगा। बी रश्मि रथी, सी भारत भारती और डी कुरुक्षेत्र। तो आपको ये बताना है कि यह जो कथन है वो किस रचना की भूमिका से लिया गया है। ए प्रिय प्रवास, बी रश्मि रथी, सी भारत भारती और डी कुरुक्षेत्र। तो ये जो कथन है वो प्रिय प्रवास की भूमिका से लिया गया है। इसका उत्तर विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है? तो आपको ये बताना है कि कौन सा नाटक जो है वो उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखित नहीं है। ए विश्वामित्र, बी मत्स्यगंधा, सी राधा और डी नारद की बीड़ा। तो आपको ये बताना है कि कौन सा नाटक जो है उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखित जो है वो नहीं है। तो नारद की बीड़ा जो है वो उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखित नहीं है। बाकी सभी जो है उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखित नाटक हैं और नारद की बीड़ा नाटक को लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा है। आते हैं सवाल नंबर 10वें पर। 10वें में कह रहा है कि नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असह्य है। उपरोक्त कथन किस लेखक के बारे में कहा है? तो आपको ये बताना है कि यह कथन जो है किस लेखक ने किस लेखक के संदर्भ में कहा है। ए आचार्य शुक्ल ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए, बी कह रहा है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए, सी कह रहा है कि आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए और डी कह रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किसने किसके लिए कहा है? तो ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी के लिए कहा है। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर सही हो जाएगा विकल्प डी 10वें का। अब बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। 11 में कह रहे कि आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मद करियों की भीख लुटाई। उपरोक्त नाट्यगीत प्रसाद के किस स्त्री पात्र द्वारा गाया गया है? तो आपको ये बताना है कि उपरोक्त जो नाट्यगीत है वो जयशंकर प्रसाद के किस स्त्री पात्र के द्वारा गाया गया है। ए सुहासिनी, बी कोमा, सी देवसेना और डी मालविका। तो आपको बताना है कि यह गीत जो है वो प्रसाद के किस स्त्री पात्र के द्वारा, नाटकों के स्त्री पात्र के द्वारा गाया गया है। तो 11 का विकल्प कौन सा सही होगा? सी हो जाएगा, यह देवसेना के द्वारा गाया गया है। बात करते हैं सवाल नंबर 12 में। 12 में कह रहे कि अकरोह रूप है। ए कह रहा क्री धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बी कह रहा क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, सी कह रहा क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, डी कह रहा क्री धातु लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। तो आपको बताना कि अकरोह रूप जो है वो किसका है। तो सवाल नंबर 12 का उत्तर आपको बताना है। तो ये जो है क्री धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 13 में। 13 में कह रहे कि तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? तो आपको ये बताना है कि तिष्ठत धातु जो है रूप में कौन सा लकार है। ए लंग लकार, बी लोट लकार, सी लंग लकार और डी विधिलिंग। तो 13 का उत्तर आपको बताना है कि 13 का उत्तर क्या सही होगा। तिष्ठत धातु जो है रूप में कौन सा लकार है? तो यह लट लकार है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर 13 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि मातुर निलियते कृष्ण रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? ए तृतीया, बी पंचमी, बी चतुर्थी और सी पंचमी और डी सप्तमी। तो आपको ये बताना है कि मातुर निलेते कृष्ण इसमें कौन सी विभक्ति है? जो रेखांकित पद है इसमें कौन सी विभक्ति है? तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है या सप्तमी है? तो देखें, अगर मातुर नित्य कहेंगे तो मातु का मतलब होता है माता और निलियते का मतलब होता है छिपता है। तो माता से छिपता है कौन? कृष्ण। तो इसका अर्थ हो जाएगा कृष्ण माता से छिपता है, अर्थात वो अलग हो रहा है, छिप रहा है, इसका मतलब अलगाव का भाव हो रहा है। तो जो विभक्ति हो जाएगी वो आपकी पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो विकल्प सी जो है 14 का उत्तर सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 15 में। 15 में कह रहे कि निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। तो 15 में आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है।
ए कह रहा है प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। बी कह रहा है कि प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना गया है। सी कह रहा है कि प्रयोगवादी कविता हराशोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। और डी कह रहा है कि नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो जो असत्य कथन है वो विकल्प डी जो है वो असत्य कथन है। तो 15 का विकल्प डी जो है उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 16 में। 16 में कह रहे हैं कि नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंस जो देखा हंस भा दर्शन ज्योति नगहीर। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो आपको बताना है कि पंक्ति जो है वो किसके द्वारा लिखित है। ए तुलसीदास, बी प्रसाद, सी जायसी और डी कबीरदास। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखित है। तो ये पंक्ति जो है वो जायसी के द्वारा लिखित है और जिस रचना से ली गई है उसका नाम पद्मावत है। 17 में आपको बताना है कि शिवा बावनी के रचनाकार कौन है। तो 17 में आपको ये बताना है कि शिवा बावनी के रचनाकार कौन है। ए कह रहा है पद्माकर, बी भूषण, सी केशवदास और डी जगनिक। तो आसान सा प्रश्न है कि शिवा बावनी के रचनाकार कौन है। तो शिवा बावनी के रचनाकार भूषण है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। कह रहे सखी व मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। ये भी आसान सा सवाल है। आपको बताना है कि सखी व मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है। ए अज्ञे, बी मैथिली शरणगुप्त, सी हरिऔध और डी जयशंकर प्रसाद। तो 18 में आपको ये बताना है कि सखी व मुझसे कहकर जाते इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो इस पंक्ति के रचनाकार जो है वो मैथिली शरणगुप्त हैं। विकल्प बी 18 का उत्तर सही हो जाएगा। अगर 19 में देखा जाए तो 19 में कह रहे कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। आपको ये बताना है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन हैं। ए कह रहा पंत, बी प्रसाद, सी निराला और डी महादेवी वर्मा। तो आपको ये बताना है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से किसने मुक्त कराया। तो हिंदी कविता को छंदों की परिधि से निराला ने मुक्त कराया। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। 20 में कह रहा है कि नर की और नल नीर की गति एके करिजोय, जे तो नीचो हे चले ते तो ऊंचे होए। आपको बताना है कि पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो आपको बताना है कि इन पंक्तियों के रचयिता कौन है। ए तुलसीदास, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी बिहारी लाल और डी केशवदास। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किसके द्वारा लिखित है। तो ये पंक्ति जो है वो बिहारी के द्वारा लिखित है। विकल्प सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। 21 में कह रहे कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति जो लिखित है इसके रचयिता कौन है। ए दिनकर, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी प्रसाद और डी मैथिली शरण गुप्त। तो 21 में आपको बताना है कि ये पंक्ति जो लिखी है इसके रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता प्रसाद जी हैं। तो विकल्प सी जो है वो 21 का उत्तर सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 22 की। 22 में कह रहा है कि निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। तो आपको ये बताना है कि निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं। ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीरदास और डी केशवदास। तो निर्गुण भक्ति काव्य परंपरा के जो सबसे प्रमुख कवि हैं वो कबीरदास हैं। तो विकल्प सी जो है उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23 में कह रहा है कि मंच और मचान किसकी कविता है। मंच और माचन नहीं है, ये मचान है। मंच और मचान है। आपको ये बताना है कि मंच और मचान किसकी कविता है। ए अज्ञे, बी केदारनाथ सिंह, सी रघुवीर सहाय और डी शमशेर बहादुर सिंह। तो आपको ये बताना है कि मंच और मचान जो है वो किसके द्वारा लिखित कविता है। तो मंच और मचान जो है वो केदारनाथ सिंह के द्वारा लिखी एक लंबी कविता है। चलें बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। 24 में कह रहे कि फूल लाया हूँ कमल के, क्या करूँ इनका, पसारे आप आंचल छोड़ दूँ, हो जाए जी हल्का। आपको बताना है कि पंक्ति किस कवि की है। तो आपको बताना है कि पंक्ति किस कवि की है। ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी केदारनाथ सिंह, सी रघुवीर सहाय और डी त्रिलोचन। तो 24 में आपको ये बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किसके द्वारा लिखित है। तो ये पंक्ति जो है वो आपकी भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखित है और उनकी कविता का नाम है कमल का फूल कविता और उसी से ये ली गई है।
सवाल नंबर 25 में देखें, कह रहा है कि मैला आंचल की रचना प्रक्रिया, रचन नहीं रचना प्रक्रिया, मैला आंचल की रचना प्रक्रिया है, ये क्या है? मैला आंचल की रचना प्रक्रिया किसकी समीक्षात्मक पुस्तक है? आपको ये बताना है कि मैला आंचल की रचना प्रक्रिया किसकी समीक्षात्मक पुस्तक है? ए गोपाल राय, बी भारत यायावर, सी डॉक्टर देवेश ठाकुर और डी परमानंद श्रीवास्तव। तो 25 में आपको ये बताना है कि मैला आंचल की रचना प्रक्रिया किसकी समीक्षात्मक पुस्तक है? तो ये डॉक्टर देवेश ठाकुर की समीक्षात्मक पुस्तक है। विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा इसका उत्तर। बात करते हैं सवाल नंबर 26 की। 26 में क्या कह रहा है? 26 में कह रहा है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ और कब हुई? आपको 26 में ये बताना है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ और कब हुई? ए प्रयाग 1910 ईस्वी, बी काशी 1920 ईस्वी, सी दिल्ली 1912 ईस्वी और डी लखनऊ 1915 ईस्वी। तो आपको ये बताना है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ और कब हुई? तो इसकी स्थापना प्रयाग में 1910 में हुई थी। विकल्प ए जो है 26 का उत्तर सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 27 की। 27 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से कुछ संस्मरण उनके लेखों के जोड़े दिए हैं, इनमें से गलत विकल्प को पहचानिए। तो इसमें से जो गलत विकल्प है उसकी पहचान करनी है। ए कह रहा है कि ज़्यादा अपनी कम पराई अश्क की, बी कह रहा मील के पत्थर राम वृक्ष बेनीपुरी, सी 60 वर्ष एक रेखांकन सुमित्रा नंदन पंत और डी कह रहा चेतना के बिंब महादेवी प्रसाद वर्मा। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो गलत विकल्प है। तो 27 में जो विकल्प गलत है वो विकल्प डी जो है वो गलत है। चेतना के बिंब महादेवी वर्मा का नहीं है, बल्कि ये जो है डॉक्टर नगेंद्र का है। किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। चले अब देखते हैं सवाल नंबर 28। 28 में कह रहे कि इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? आपको बताना कि किस आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है। ए नगेंद्र, बी नंदुलारे वाजपेयी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी नामवर सिंह। तो 28 में बताना है कि इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है। तो अगर 28 का उत्तर देखा जाए तो इसका उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। नगेंद्र ने जो है वो साधारणीकरण की व्याख्या की है। सवाल नंबर 29 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आलोचक ने नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के अनुरूप की है? आपको बताना कि किस आलोचक ने नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के अनुरूप की है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी नगेंद्र, सी नामवर सिंह और डी विजय देव नारायण शाही। तो 29 का अगर उत्तर देखा जाए तो रस सिद्धांत के अनुरूप जो है वो व्याख्या नगेंद्र ने की है। तो विकल्प बी जो है 29 का उत्तर सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 30 की। 30 में कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध किस श्रेणी में आते हैं? तो आपको बताना है कि किस श्रेणी में आते हैं। ए भाव या मनोविकार संबंधी, बी साहित्य सिद्धांत संबंधी, सी विचारात्मक और डी साहित्य समीक्षा संबंधी। तो 30 में आपको उत्तर बताना है कि श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध किस श्रेणी में आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। तो 30वें का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए भाव तथा मनोविकार संबंधी निबंध की श्रेणी में ये आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी को ज़रूर ज्वाइन कर लें और उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।